डियर स्टूडेंट, जेपीआईसी डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आज आप एसएसटी के अंतर्गत आपका जो टॉपिक है मारियाना और जर्मेनिया, फ्रांस के संदर्भ में इसका अध्ययन करेंगे, किस तरह से इनकी क्या स्थिति थी। तो फ्रांस की क्रांति के समय सबसे पहले इसको ये अंडरलाइन करेंगे कि फ्रांस की क्रांति के समय कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को, तो 3 विचार हैं। तो फ्रांस की क्रांति के समय सबसे पहले दिमाग में आपको ये रखना है कि फ्रांस की क्रांति के समय इसका उपयोग किया गया था, इन प्रतीकों का सहारा लिया गया था, इन चिन्हों का सहारा लिया गया था। तो फ्रांस की क्रांति के समय किसके द्वारा? कलाकारों द्वारा क्या किया गया? स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र, 3 प्रकार के विचार हैं। स्वतंत्रता है, न्याय है और गणतंत्र है जैसे विचारों को प्रकट करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए क्या किया गया? नारी प्रतीकों का आश्रय लिया गया। किसका लिया गया? नारी प्रतीक। अगर इस तरह से अगर प्रश्न आए कि मारियाना और जर्मेनिया क्या थे, तो प्रकार से नारी प्रतीक के रूप में किसकी अभिव्यक्ति के लिए? स्वतंत्रता के लिए, न्याय के लिए और गणतंत्र के लिए। तो ये चीज़ें दिमाग में रखना है कि स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए, प्रकट करने के लिए किसका सहारा लिया गया? नारी प्रतीकों का आश्रय लिया गया। अगली कड़ी में फ्रांस में इसी नारी रूपक को क्या नाम दिया गया? मारियान। मारियान क्या थी? नारी रूपक थी और इसका प्रयोग कहाँ पे किया गया? फ्रांस में किया गया। ठीक है, तो फ्रांस में नारी रूपक को, मारियान को क्या थी? एक नारी रूपक थी। फ्रांस में इसका उपयोग किया गया। इससे जन राष्ट्रीय के विचारों को रेखांकित किया गया। जन राष्ट्रीय विचार जो थे उसी को क्या किया गया? रेखांकित किया गया। और इनके चिन्ह भी स्वतंत्रता व गणतंत्र के थे। तो इस तरह से इनके चिन्ह क्या थे? स्वतंत्रता व गणतंत्र के प्रतीक के रूप में थे। तो 3-4 बिंदु आपके सामने हैं कि जैसे सबसे पहले ये किसके लिए प्रयोग किया गया? स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों के लिए किया गया। और ये क्या थे? नारी प्रतीक के रूप में। तो मारियान कहाँ से थे? कहाँ से प्रतीक के रूप में थी? फ्रांस से। तो इस चीज़ को लर्नर रखेंगे कि मारियान नारी रूपक प्रतीक जो थी, इसका प्रयोग कहाँ किया गया? फ्रांस में। अगली कड़ी में आगे बढ़ते हैं। इनके चिन्ह भी स्वतंत्रता व गणतंत्र के थे। किसके थे? स्वतंत्रता व गणतंत्र के थे। नेक्स्ट है जर्मेनिया आपका। फर्स्ट मारियान क्लियर हो गया, कहाँ से रिलेटेड है ये? फ्रांस से। नारी प्रतीक के रूप में थी और ये किसके लिए था? स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को प्रकट करने के लिए एक अभिव्यक्ति का क्या था? तो एक प्रतीक का एक माध्यम था, यानी इन प्रतीकों का सहारा लिया गया। अगला है जर्मेनिया। अब जैसे मारियान फ्रांस से रिलेटेड है, संबंधित है, वैसे जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक थी। ये फ्रांस नारी रूपक थी और जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक थी। तो ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। मारियान फ्रांस नारी रूपक थी और जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र रूपक थी। चाक्षुष अभिव्यक्तियों में जर्मेनिया बलूत वृक्ष के पत्तों को पहनती थी। तो बलूत वृक्ष को अंडरलाइन करेंगे, जैसे ये महत्वपूर्ण है कि बलूत वृक्ष के पत्तों को पहनती थी, क्योंकि जर्मनी में या जर्मन में बलूत वृक्ष किसका प्रतीक? बलूत किसका प्रतीक था? वीरता का। तो ये दिमाग में रखेंगे मस्तिष्क में कि बलूत वृक्ष जो थे वो किसके प्रतीक थे? वीरता के। अगला है फ्रांस की क्रांति के वैश्विक प्रभाव। इसी क्रम में अगला एक इसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है, फ्रांस की क्रांति का वैश्विक प्रभाव पड़ा। तो फ्रांस की क्रांति जैसा डियर स्टूडेंट हुआ था, आप सभी जानते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति हुई। तो क्रांति का केवल उसी देश पे नहीं प्रभाव पड़ता, उसी क्षेत्र पर नहीं प्रभाव पड़ता, बल्कि कोई भी देश में जब क्रांति होती है तो उसका प्रभाव संपूर्ण मानवता पे पड़ता है, किसी न किसी रूप में पड़ता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि जैसे पूरे भारत में क्रांति या आंदोलन चला, तो उसके पहले हम यूरोप में चलते हैं। जैसे फ्रांस में क्रांति हुई, तो फ्रांस की क्रांति के पश्चात मीडिया के माध्यम से, लोगों के माध्यम से अन्य देशों में ये बात फैली। राष्ट्रवाद का विकास जैसे यूरोप में फैला, धीरे धीरे ये फ्रांस से होकर के अन्य देशों में भी फैल गया। तो इससे लोग प्रेरित हुए। जहाँ जहाँ पे औपनिवेशिक शासन व्यवस्था थी, लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठाने लगे। जैसे फ्रांस में आवाज़ लोग उठाए, तो उसी को देखते हुए कि अन्य देशों में जहाँ जहाँ पे शोषण हो रहा था, औपनिवेशिक शक्तियों के खिलाफ, तानाशाह शासकों के खिलाफ लोगों ने क्या की?
आवाज़ उठाई जहाँ पे तानाशाही राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, शासक के द्वारा जनता का शोषण किया जा रहा था, जनता के ऊपर अत्याचार किए जा रहे थे। ऐसी स्थितियों में अन्य राष्ट्रों पर भी इसका प्रभाव पड़ा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति का विश्व के अन्य देशों पर भी प्रभाव पड़ा। किन किन रूपों में पड़ा इसका अध्ययन करेंगे। जैसे विश्व को स्वतंत्रता, समानता व भाईचारे जैसे आदर्श प्रदान किए। इसके पहले जैसे राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में नागरिकों को या लोगों को स्वतंत्रताएं नहीं प्रदान की रहती। आप शासक के खिलाफ भी नहीं बोल सकते, शासक का विरोध नहीं कर सकते। शासक ही ईश्वर का प्रतिनिधि है, जैसा वो कानून बनाएगा उसी के अनुरूप आपको पालन करना होगा, उसके खिलाफ आप आवाज़ नहीं उठा सकते। लेकिन जैसे जैसे क्रांति का स्थिति प्रस्फुटित हुई, पूरे वैश्विक लेवल पे लोग जागरूक होने लगे, शिक्षित होने लगे, तो इस क्रम में अन्य देशों पर भी इसका प्रभाव पड़ा। नई नई सोच, नई नई विचारधारा उपज करके आई। जैसे समानता के आधार पर, जैसे हमारा सामाजिक ढांचा ऐसे था, पहले समानता की बात नहीं थी, भेदभाव की स्थिति थी हमारे समाज में। लेकिन जब क्रांतियों के पश्चात लोग जागरूक हुए, लोग शिक्षित हुए, वैचारिक क्रांति आई, पुनर्जागरण का दौर शुरू हुआ। पुनर्जागरण मीन्स यहाँ शब्द आया है, पुनर्जागरण मीन फिर से जीवित होना, यानी पुरातन व्यवस्था का परित्याग करके नवीन व्यवस्थाओं को पालन करना, नवीन व्यवस्थाओं को अपना लेना, नवीन सोच को अपना लेना, पुरातन मान्यताएं, रूढ़ियां जो हमारे विकास के मार्ग में बाधक है, उनका त्याग कर देना। तो ऐसी स्थिति में इन सब चीज़ों का दौर चला और सामाजिक लेवल पे, आर्थिक लेवल पे, राजनीतिक लेवल पे, धार्मिक लेवल पे विविध क्षेत्रों में परिवर्तन का दौर प्रारंभ हुआ इन क्रांतियों के परिणाम स्वरूप। क्रांति किसी एक देश में हुई, फ्रांस में हुई, लेकिन इसका परिणाम जो था, इसका प्रभाव जो था वैश्विक लेवल पे था। वैश्विक लेवल पे लोगों ने जागरूक हुए। जहाँ जहाँ पे जो लोग आंदोलन अभी तीव्र गति से नहीं था, वहाँ पे लोग इनको देख करके, इनको जो है इनकी स्थितियों को समझ करके कि किस तरह से फ्रांस में लोग जागरूक हुए, फ्रांस में लोगों ने आवाज़ उठाई जनता ने शासक के खिलाफ, वैसे हम लोगों को जो एकजुट होना चाहिए। राष्ट्रवाद की भावना जो पनपी वो धीरे धीरे फिर पूरे विश्व में फैल गई। फिर पूरे विश्व के लोग राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट होने लगे। अभी तक जो सीमाओं में बंधे थे, हम अब इस प्रदेश के निवासी हैं, इस क्षेत्र के निवासी, केवल अपने क्षेत्र की बात करते थे, अब लोग राष्ट्रीय लेवल की बात करने लगे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल की बात करने लगे। संपूर्ण विश्व में कहीं पे भी समानता, स्वतंत्रता, मानवता के लिए कार्य होने चाहिए। ये कलंक है कि हम अगर समानता नहीं देते नागरिकों को, स्वतंत्रता नहीं देते नागरिकों को, धार्मिक भेदभाव करते हैं शासक के द्वारा, तो ये सारी नीतियाँ गलत हैं, ये सारी व्यवस्थाएं गलत हैं। वैश्विक लेवल पे इसका प्रभाव व्यापक था, जिसका परिणाम था जहाँ जहाँ पे भी राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, जहाँ जहाँ पे निरंकुश शासन व्यवस्था थी, इनके खिलाफ आवाज़ उठने लगी। तो इस तरह से समानता वैश्विक लेवल पे, स्वतंत्रता की बात होने लगी, समानता की बात होने लगी कि समाज में किसी भी प्रकार का कोई नागरिक असमान नहीं है, सब एक समान है, कानून की दृष्टि से एक समान है, सबको समान अधिकार मिलेगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। भाईचारे जैसे आदर्श प्रस्तुत किए गए। अभी तक क्या था, एक अपनी जाति, अपने धर्म, अपने कौम के लिए लोग भागते थे, लड़ते थे, दूसरे के खिलाफ घृणा और देश की भावना रखते थे। लेकिन एक नवीन विचारधारा पनप करके आई कि नहीं, हम सब भारतीय हैं, जैसे अपने यहाँ सोच है वैसे वैश्विक लेवल पे सोच बनने लगी कि संपूर्ण विश्व में जितने भी लोग हैं सब भाई बंधु हैं, किसी के खिलाफ एक प्रकार का विरोधाभास नहीं होना चाहिए, घृणा का भाव नहीं होना चाहिए, द्वेष का भाव नहीं होना चाहिए, सभी जो है विश्व बंधुत्व की भावना पनपने लगी। तो इस तरह से एक ऐसी विचारधारा का जन्म हुआ जो वैश्विक आदर्श बना, विश्व लेवल पे आदर्श बना, लोग एकजुट होने लगे और मानवता के लिए कार्य करने लगे। अभी तक संकीर्णता की जो भावना थी वो लोगों के अंदर धीरे धीरे समाप्त होने लगी। आगे बढ़ेंगे। फ्रांसीसी क्रांति ने स्वेच्छाचारी शासन का अंत कर लोकतंत्र के विचार को सुदृढ़ किया। पहले यहाँ पे स्वेच्छाचारी मीन्स जिसका ऐसा शासक जो स्वेच्छाचारी हो, अपनी इच्छा अनुसार शासन चलाए, किसी भी प्रकार का उसके ऊपर कोई अंकुश न लगाया जा सके, जो ही मनमानी तरीके से चाहे कार्य करे। तो ऐसे व्यवस्था को समाप्त किया गया और ये व्यवस्था केवल यहीं नहीं समाप्त हुई, वैश्विक लेवल पे जहाँ जहाँ पे इस तरह की व्यवस्थाएं थी, इस तरह के राजतंत्रात्मक निरंकुश शासन था, वहाँ पे भी ये शासन क्या हुआ, समाप्त हुआ। आगे चलेंगे हम लोग। राजा के दैवी अधिकार सभी प्रथा, दास प्रथा एवं नियंत्रण की प्रथा का अंत हो गया। अभी तक राजा जैसे बोलता था, एक आदर्श प्रस्तुत करता था कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, तो क्या जब लोग जागरूक हो गए तो क्या वो भी सवाल करने लगे कि क्या
शासक अत्याचारी हो तब भी वो राजा का प्रतिनिधि है? क्या शासक जो है गलत हो, अधर्मी हो, तब भी वो क्या ईश्वर का प्रतिनिधि है? तो इस तरह से तर्क के माध्यम से ऐसे सिद्धांतों को लोग नकारने लगे कि नहीं, राजा ईश्वर का प्रतिनिधि अगर अच्छा है, पुत्रवत मानता है, प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करता है, तभी वो ईश्वर का प्रतिनिधि है। लेकिन अगर वो गलत है, अत्याचारी है, निरंकुश है, जनता के कल्याण के लिए, भलाई के लिए कार्य नहीं करता, जनता के पैसे को दुरुपयोग करता है, तो वो ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं हो सकता। लोग तार्किक हो गए और वैश्विक लेवल पे ऐसी व्यवस्थाओं के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे, ऐसी व्यवस्था के खिलाफ एकजुट होकर के लड़ने लगे। कैसे शासन व्यवस्था को क्या करना है, समाप्त करना है। आगे बढ़ते हम लोग इसी क्रम में। राजा के दैवीय अधिकार को समाप्त कर दिया गया और ये केवल फ्रांस में ही नहीं हुआ, वैश्विक लेवल पे जहाँ जहाँ पे इस तरह की व्यवस्थाएं थी वहाँ पे इन व्यवस्थाओं का क्या किया गया, विरोध किया गया। आगे बढ़ेंगे। विश्व भर में जन आंदोलनों और राष्ट्रवाद की भावना का संचार हुआ। जैसे भारत में भी देखा होगा ना, पुनर्जागरण का दौर चला। आगे चल के हमारे समाज के बहुत सारे बौद्धिक वर्ग, ऐसे समाज सेवी लोग जो समाज में पुनरुत्थान का कार्य किए, समाज में नवजागरण का कार्य किए। जैसे राजा राम मोहन राय का नाम ले सकते हैं, दयानंद सरस्वती का ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने समाज में सुधार किए, बहुत सारी कुरीतियाँ थी उनको समाप्त करने का प्रयास किया। तो इस तरह से वैश्विक लेवल पे जन आंदोलन चलने लगे। राष्ट्रीय लेवल पे बहुत सारी ऐसी संस्थाएं गठित हो गई जो देश को स्वतंत्र कराने के लिए कार्य करने लगी। एक वैश्विक लेवल पे जगह जगह पे राजनीतिक संगठन निर्मित हुए जो देश को आज़ादी के लिए प्रेरित होकर के कार्य करते थे। बहुत सारे संगठन निर्मित हो गए जो वहाँ के ऐसे निरंकुश शासक थे जो उनके खिलाफ आवाज़ उठाने लगे। इस तरह से एक संगठनात्मक ढांचा बनने लगा, जन आंदोलन की भावना का संचार हुआ। नई विचार, नई सोच के साथ, नई ऊर्जा के साथ लोग प्रेरित होकर के वैश्विक लेवल पे कार्य करने लगे। अब जो है विश्व वो विश्व नहीं रहा। अब राजतंत्रात्मक के खिलाफ लोग एकजुट होकर के क्या करने लगे, आवाज़ उठाने लगे। तो इस तरह से एक नई चीज़ का प्रस्फुटन हुआ जिसे राष्ट्रवाद की भावना, ऐसे शासकों के खिलाफ आवाज़ उठाने की स्थिति, स्वतंत्रता व समानता की बातें चलने लगी। इस तरह से वैश्विक लेवल पे ये सारे परिवर्तन का दौर चला और केवल फ्रांस से ही ये चीज़ शुरू हुई और फिर धीरे धीरे पूरे वैश्विक लेवल पे इसका प्रभाव पड़ा। जहाँ जहाँ पे गणतंत्र व्यवस्था नहीं थी, जहाँ जहाँ पे लोकतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं थी, जहाँ पे निरंकुश शासन था, उनके स्थानों पे लोकतंत्र काबिज हुआ, समानता और स्वतंत्रता की बातें चली, संविधान का युग चला, संविधान का निर्माण हुआ, संविधान के अनुकूल शासन व्यवस्था संचालित होने लगी। इस तरह से वैश्विक लेवल पे बहुत सारे परिवर्तन हुए। डियर स्टूडेंट, आज इस वीडियो में आपने मारियान और जर्मेनिया के संदर्भ में अध्ययन किया और दूसरा टॉपिक इसी से जुड़ा हुआ फ्रांस में क्रांति का वैश्विक प्रभाव। फ्रांस में क्रांति का वैश्विक क्या प्रभाव पड़ा, इसके संदर्भ में आपने अध्ययन किया। इस विषय वस्तु को यहीं समाप्त करते हैं, फिर से अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।